अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं बलूचिस्तान से, इंतहाई तशवीशनाक परेशान कुन खबरें आ रही हैं, जहाँ पर अख्तर मैंगल साहब का जो काफिला है उसके ऊपर खुद कुछ हमला किया गया, अटैक किया गया है बाकायदा से। ये आपके सामने रखते हैं। फिर जो स्वात एक्सप्रेस वे है उसे भी बंद कर दिया गया है। लोग ईद कर रहे हैं, ममालिक ईद कर रहे हैं, ममालिक सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्या कयामत बर्पा है ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आई है, ये पहले मैंने देखी नहीं, मैं पहचान नहीं सका। मैंने सोचा कोई लौंडा है, लौंडा है जो एंजॉय कर रहा है, लेकिन बाद में पता चला ये तो मोहतरम जनाब पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत, पाकिस्तान के करता धरता जनाब मोहतरम कादी फायद ईसा साहब हैं। तो कादी फायद ईसा साहब ने अचानक से अपना हुलिया चेंज कर दिया। यानी उम्र के इस हिस्से में इस उम्र के इस हिस्से में कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन कादी साहब ने तरजीह दी कि मैं अपना हुलिया तब्दील करूंगा। मैं नाज़रीन थोड़ा सा नेशनल जियोग्राफी भी देखता हूं और डिस्कवरी भी देखता हूं, जो चैनल्स हैं वहां पर इस मौसम में सांप अपनी खाल चेंज करता है। लिटरली वो सांप आता है और उसकी चमड़ी चेंज होते हुए, बाकायदा से आपने भी शायद एपिसोड्स देखे होंगे, वो अपनी खाल चेंज करता है। पर एनीवेज माजरत के साथ इस चीज का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे ही मेरे जहन में आ रहा था कि वो मैं देख रहा था वहां पर वो सांप अपनी खाल तब्दील करता है। अब जो मोहतरम कादी फायद ईसा साहब है, इन्होंने अपना हुलिया तब्दील कर दिया। अब इस हुलिये को देखकर मुझे कुछ याद आता है, पता नहीं क्या, लेकिन याद आता है। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा इन्हें डिफाइन कर दूं कादी फायद ईसा साहब को। मैं खुद चूंकि फुल शेव नहीं करता, मुंह पर दाढ़ी पर मशीन मरवाता हूं, तो कादी साहब ने अपनी दाढ़ी पर 2 नंबर मशीन मरवाई है। फिर कादी साहब ने मूछें मुड़वाई है, और मूछें मुड़वाकर भी कादी साहब ने मूछों के ऊपर 2 नंबर मशीन मरवाई हुई है, और उनके जो मशीन मरवाई हुई है 2 नंबर मशीन। फिर सर के ऊपर भी कादी साहब ने जो सर मुड़वाया है, इधर भी कादी साहब ने सर मुड़वाते हुए 2 नंबर मशीन मरवाई है। तो कादी साहब ने अपने हुलिये के ऊपर जो भी मशीन मरवाई है ये 2 नंबर है। ये 2 नंबर ब्लेड चलता है और मशीन के ऊपर लगता है, फिर 2 नंबर ब्लेड से वो जो होता है वो आपको मुड़ देता है। तो कादी साहब ने बाकायदे से खुद को मुड़वाया है और हुलिया चेंज कर दिया। अब एक और चीज कादी साहब ने की, आंखों का जो चश्मा है कादी साहब का, इसका फ्रेम कादी साहब ने तब्दील करवाया है। पहले फ्रेम थोड़ा छोटा था, थोड़ा बड़ा करवाया है। हसीन लग रहे हैं माशाल्लाह। कादी साहब के जो गाले हैं सुर्ख हैं, कादी साहब के चेहरा बिल्कुल चमक रहा है और बहुत ज्यादा चमक रहा है। फिर कादी साहब पहले पैंट शर्ट पहनते थे, और अब कादी साहब ने माशाल्लाह से कपड़े पहनना शुरू कर दिए, और फिर लंबी वाली वो जो वेस्ट कोट नहीं होती बल्कि एक जैकेट टाइप वेस्ट कोट होती है, वो कादी साहब ने पहनी हुई है, और कादी साहब मुस्कुरा भी रहे। अच्छा, ये जो कादी साहब मुस्कुरा नहीं रहे, ये इंसान तब मुस्कुराता है जब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका होता है ना, या बंदा बड़ा फंस जाता है, तब जाकर इस तरह की मुस्कुराहट देता है। तो कादी साहब भी थोड़े से लगते, यानी अब मैं क्या कहूं, मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन ये बंदा इस मुल्क का मुजरिम है। नाज़रीन, ये बात सच है, रियलिटी है, ये बंदा इस मुल्क का मुजरिम है। इस बंदे ने बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज्यादती की है। इनका जो जलाल था, वो याद है आपको, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरदार लतीफ खोसा साहब को कहना आप सरदार नहीं कह सकते, आप मिसाल यूसुफजई को कहा पीछे हो जाएं, पीछे जाकर बैठे। आप कौन है, आप कौन है मेरे साथ ऐसे बात, मैं नहीं बोलने दूंगा, मैं बात नहीं बर्दाश्त, कौन मलक, कौन फलाना, कौन ढिमकान। ये बंदा करता धरता था इस मुल्क का, ये बंदा खुद को ताकतवर तरीन समझता था, लेकिन ये बंदा आज अपना हुलिया, अच्छा हुलिया क्यों इंसान तब्दील करता है, अपने आप को तब्दील क्यों करता है, चेंज क्यों करता है, और उम्र के इस हिस्से में। यानी एक तो हुलिया अगर जवानी में बंदा तब्दील करे, चले कोशिश कर रहा होता है, कोई हो सकता है कोई इश्क माशूकी का चक्कर हो तो बंदा हुलिया तब्दील कर लेता है, चेंज कर लेता है। वालों का लोग बड़े बार रख लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा देते हैं, या फिर ये जो मुड़वाते हैं, इसलिए मुड़वाते ताकि ज्यादा चिकने लगे, ज्यादा अच्छा लगे। तो काई साहब इस उम्र में चिकना क्यों लगना चाहेंगे, ये भी मुझे समझ नहीं आया। एक चीज समझ आती है, ये हुलिया जो कादी साहब ने चेंज किया, ये इसलिए चेंज किया ताकि मुझे कोई देखकर पहचान ना सके। कादी साहब को ये मसला है, ये डर है कि इस्लामाबाद की बेकरी पर खड़ा हुआ, जब ये चीफ जस्टिस थे, एक नौजवान ने कहा था कि कादी आप पर लानत हो। अब कादी साहब ने अपना हुलिया चेंज कर दिया है। मेरे ख्याल में कादी साहब को वो वाला जो नौजवान इस्लामाबाद में मिला था, ये पूरी दुनिया में मिल रहे हैं। यहां पर भी कादी साहब जाते हैं, इन्हें एक नौजवान नजर आता है, और जो ही वो कादी साहब की तरफ आता है, कादी साहब को महसूस होता है कि या खुदाया मेरे ऊपर रहम कर। कादी साहब ने बेहतर समझा कि वो अपने आपको मुड़वा कर अपना चेहरा बदलें, अपना हुलिया तब्दील कर दें, ताकि लोग उन्हें पहचाने ना। कादी साहब खुद को शीशे में नहीं देख सकते। कादी साहब वो जो बतौर कादी बैठे थे, वो जिस जोम में बैठा करते थे, जिस हुलिये में बैठा करते थे, जिस चमड़ी में कादी साहब बैठा करते थे, कादी साहब उस चमड़ी में खुद को शीशे में नहीं देख सके, तो कादी साहब ने अपनी वो चमड़ी उतार कर फेंकी है। कादी साहब ने अपना हुलिया बदल दिया है। कादी फायद ईसा अपने आप को आज शीशे में नहीं देख सकता। वक्त का सबसे बड़ा फिरौन खुद को शीशे में फेस नहीं कर सकता। उसने अपनी शक्ल चेंज की, अपना हुलिया बदल दिया कि मैं अपने आप को देख सकूं कम अज कम, इसलिए चेंज किया है। कादी साहब इस उम्र में कोई चिकने चिट्टे नहीं होना चाह रहे थे। कादी साहब ने अपनी पहचान तब्दील कर दी है। कादी साहब ने अपनी शक्ल बदल दी है। कादी साहब आप किधर हैं, आप दुनिया के जिस भी कोने में, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, लेकिन एक बंदा है अडयाला जेल में, वो आपको आज भी याद कर रहा है और आपको बुला रहा है।
25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम भी आपको याद कर रही है। एनीवे नाज़रीन, ये तो खैर हो गया काजी साहब। अब ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ये बड़ी अलार्मिंग सूरत-ए-हाल है जो कि वहां पर बनी है। मैं यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट उस तरह से नहीं है और टेलीविजन इसे बदकिस्मती से दिखा नहीं रहा। ये कोयटा से 30 किलोमीटर दूर लखपास के इलाके में बीएनपी मैंगल के जलसे पर खुदकुश हमले की कोशिश नाकाम हुई है। अख्तर मैंगल साहब जो एक पुरम तरीके से एक धरना दे रहे हैं या मूव कर रहे हैं, या जो एहतजाज लॉन्ग मार्च इन्होंने ये कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर वो अपनी बेटियों के लिए, जो उनका कहना है कि बलूचिस्तान की बेटियां, डॉक्टर मारंग बलोच, सेमी बलोच और फिर जो बाकी तकरीबन 30 से ज्यादा की या इससे ज्यादा की तादाद बनती है जिन लोगों को डिटेन किया गया है, और अंग्रेजों को वो काले कानून, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उनके तहत उन्हें बाकायदे से नजरबंद किया गया। अब ये इंतहाई सेंसिटिव हुआ है बलूचिस्तान, और ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कश्मीर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये बड़े अलग तरह के लोग हैं और ये अलग तरह से सोचते हैं। यानी मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान के अंदर इतना जुल्म हुआ, मारे गए लोग, तबाही निकली है, लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर निकले, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग घरों को नहीं जा रहे। उन्होंने कहा हम ईद अपनी कुर्बान कर देंगे, हम नहीं करें। यानी पंजाब का जो रवैया होता है उससे कदरे मुख्तलिफ है बलूचिस्तान का, और फिर आजाद कश्मीर का भी हमने देखा ये रवैया बड़ा मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू पंजाब। हालांकि पंजाब के अंदर 26 नवंबर को क्या हुआ, लेकिन बदकिस्मती उसके बाद पंजाब उस तरह से नहीं रिएक्ट कर सका। हालांकि पंजाब के सेंटर में एक इतना बड़ा वाकया हुआ था, लेकिन पंजाब का जो रिस्पॉन्स था उसके बाद बिल्कुल ठंडा पड़ गया। और बादों का तो ये मैं देखता रहता हूं, हुकूमती वज़रा टेलीविजन पर आकर कहते हैं हम तुम्हारे साथ फिर 26 नवंबर कर दे, वो चिढ़ाते भी हैं इस चीज के ऊपर। तो अख्तर मैंगल साहब ने बाकायदा से ये हुआ है, उनके जलसे के करीब खुदकुश हमला हुआ है। मशकूक शख्स की तलाशी लेने की कोशिश की गई तो खुदकुश हमलावर ने फरार होने की कोशिश की, लेकिन गिर गया। फरार में नाकामी के बाद वो बारूदी जैकेट फाड़कर जहन्नम वासिल हो गया है। इसके पीछे भागने वाले 2 अफराद जख्मी हो गए। अभी एक बंदा आ रहा था इनकी तरफ, मशकूक अफराद था, जाहिर है ये विजिलेंट है, ये देख रहे हैं, चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, इन्होंने अपनी आंखें कान सब कुछ खुले रखे हैं, चूंकि इंतहाई मामला सेंसिटिव है। ये देख रहे हैं, अख्तर मैंगल साहब ने बाकायदा इंटरव्यू दिया एक्सप्रेस को, वो कह रहे एक बंदा आ रहा था और उस बंदे को इन्होंने देखा है, फिर ये उसके पीछे भागे हैं, उसकी चेकिंग की है, वो भागना शुरू हो गया और भागते भागते उसने खुद को उड़ा दिया है। यानी कि वो इसी जलसे के सेंटर में आकर खुद को उड़ाना चाह रहा था, लेकिन उस दौरान वो भागा है हड़बड़ाकर और फिर वो वहां से निकला है। हामिद मीर साहब लिखते हैं क्या लकी पास हमले में मुलव्वस खुदकुश बमबार के जिस्म के अदा का लेबोरेटरी टेस्ट जरूरी नहीं है? क्या इस हमलावर की शिनाख्त सामने लाना जरूरी नहीं है? अब ये हमला मेरे ख्याल में 5-6 घंटे पहले हुआ है। 5 घंटे पहले बीएनपी मैंगल के जो सरबराह हैं अख्तर मैंगल साहब, उनका इंटरव्यू है, वो ये कह रहे हैं जो खुदकुश बमबार था उसका जो जिस्म फट गया, ज़ाहिर आगे पीछे हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े अलग हो गए, उसके बावजूद भी अभी तक कोई अथॉरिटी या इंतजामिया वहां तक नहीं पहुंची जो कम से कम उसका टेस्ट करवाए, लेबोरेटरी में ले जाए, डीएनए करवाए, फिर फॉरेंसिक करवाए और सारी चीजें निकल कर आए, बंदा किधर का था, कहां से पहुंचा था, कैसे यहां तक पहुंच गया था। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अगर हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो हुकूमत की जिम्मेदारी है हमें प्रोटेक्ट करे, हमें तहफुज दे, हमारी जिंदगी को महफूज बनाए। इट्स अलार्मिंग, इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। बलूचिस्तान इंतहाई सेंसिटिव हुआ पड़ा है और ऐसे टाइम में खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता, वाकया हो जाता, ये बहुत अलार्मिंग सूरत बन जाती। फिर अख्तर मैंगल साहब ने ट्वीट किया, गुज़श्ता रात से लॉन्ग मार्च के शुरका पर मुसलसल शेलिंग और फायरिंग की जा रही है, इनके मोटरसाइकिलों और गाड़ियां छीन ली गई हैं और कुछ को जला दिया गया है। लॉन्ग मार्च इस वक्त भी लखपास पर रुका हुआ है। अगर ये नाहल हुकूमत सिर्फ हमें पुरअमन तरीके से कोयटा में दाखिल होने दे, यार दारुल हुकूमत है एक सूबे का, ये उस सूबे के लोग हैं, लेकिन इन्हें उन सूबे के दारुल हुकूमत में नहीं दाखिल होने दिया जा, और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की इजाजत दे देती, जैसा कि हमने पहले दिन से वादे किया था, तो ये सूरत पैदा ही ना होती। हमने बारहा अपने कारकुनों और अवाम पर पुरअमन रहने की अपील की है और अब भी करते हैं, मगर हुकूमत और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट भी उन्होंने लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि चंद लाख निहत्ते अवाम से खौफजदा है। वो लोग जो जमहूरियत के बड़े बड़े दावे करते हैं, आज के दिन ये जरूर गौर करें। आज उन्होंने बलोच और पश्तून अक़वाम को ये पैगाम दिया है, वो बहुत वाज़ेह है कि पाकिस्तान के मरकजी सियासत में ना इंसानी हुकूक की बात करने वालों के लिए कोई जगह है और ना सियासी जमातों के लिए, और ना ही पुरअमन एहतजाज करने वालों के लिए कोई जगह है। रियासत ने नौजवानों को एक बार फिर यह पैगाम दिया है कि वो पुरअमन तरीकों को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करे। हमें ना अपनी माओ और बहनों के लिए आवाज उठाने की इजाजत है, ना लापता अफराद के लिए एहतजाज करने की इजाजत है, और ना ही लाशें मिलने पर सवाल उठाने की इजाजत है। दैट्स अलार्मिंग। अगर वो एहतजाज नहीं करें, प्रोटेस्ट नहीं करें, तो फिर क्या करें? ये एक सवाल है जो कि ज़ाहिर रियासत ने इसका जवाब देना है। रियासत अब इसके ऊपर क्या जवाब देती है वो हमें नहीं पता। नाज़रीन, ये एक और खबर है, और ये अखुनज़ादा हुसैन अहमद साहब और फिर उसके बाद जुनैद अकबर साहब फिर पूरे सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल है। और वो खबर ये है कि आज डिस्ट्रिक्ट मर्दान काटलिंग में इदारों की जानिब से मासूम निहत्ते और बेगुनाह गरीब चरवाहों पर ड्रोन हमला किया गया है, और जिसमें फटे पुराने कपड़ों में पहने ईद की तैयारी में मसरूफ रोजे की हालत में 10 अफराद शहीद हो गए हैं। रोजे की हालत में 10 अफराद के ऊपर ये ड्रोन अटैक किया गया, ड्रोन स्ट्राइक की गई है, जो रियासत की तरफ से जुल्म और बर्बरियत है। अब ओब्वियसली जो हालात बने हुए हैं वो शायद उन चरवाहों को लेकर शायद कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर किसी भी बुनियाद पर ये ड्रोन स्ट्राइक की गई है, और वो अभी उन्होंने जो स्वात एक्सप्रेस वे है उसे बंद कर दिया है और वो लाशें वहां पर रखकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं।
کل چاند رات ہے, دنیا بھر میں عید منائی جا رہی ہے, کل پاکستان میں پرسوں عید ہوگی, لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے لوگ کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. That's sad and that's alarming. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.